नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश हो तो इजराइल जैसा एकमात्र मैं मानता हूं दुनिया का देश है जिसके अंदर शत्रुबोध कूट कूट कर भरा हुआ है। उसे मालूम है कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है, और कभी वो गलतफहमी में नहीं रहता। कभी उसको मरीचिका का आभास नहीं होता कि उसको दुश्मन दोस्त नज़र आए। ऐसा इजराइल के साथ कभी नहीं होता। इस समय इजराइल चर्चा में है, पूरी दुनिया में है। जो किया है हिजबुल्लाह के साथ, उससे पहले जो हमास के साथ किया, और ख़ास तौर से हिजबुल्लाह का चीफ जो हसन नसरल्लाह को मारा है जिस तरह से। अब आपको लगेगा, हमको भी लगेगा, हम सब लोगों को लगता है कि एयर स्ट्राइक किया, फला बम गिराया, इस तरह से टारगेट किया, और यहाँ पर ये इंटेलिजेंस पता चल गई। एक ईरान का व्यक्ति था जो खबरी बना मोसाद का, उसने बताया कि अपने लोगों से मिलने के लिए बंकर की तरफ जा रहा है। ये सब सामान्य जानकारी। असली जानकारी ये है कि इजराइल इस अटैक के लिए या इस दिन के लिए 15 साल से तैयारी कर रहा था। जी हाँ, 15 साल से इजराइल ने लेबनान के 50 लाख लोगों का डेटा जुटाना शुरू किया, और डेटा जुटाने के लिए पूरे इलाके को 400 वर्ग मीटर के हिस्से में, टुकड़े में बांटकर, अलग अलग लोगों को उसका इंचार्ज बनाकर कि, और उसमें हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, जो सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, सबका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ग्राउंड से जो इंटेलिजेंस जमा किया गया कि किसके घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं, किस उम्र के हैं, नौकरी करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं तो कहाँ करते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, बच्चों को स्कूल से लेने के लिए कौन जाता है, स्कूल बस से आते हैं या घर का कोई जाता है, आप गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं इसकी भी जानकारी, आप किस सैलून में जाते हैं इसकी जानकारी, किस रेस्टोरेंट में जाते हैं। इतना ही नहीं, आप घर पे खाना क्या मंगाते हैं, अगर खाना बाहर से मंगाते हैं तो क्या मंगाते हैं, और दूसरी चीज़ें खाने पीने की जो मंगाते हैं तो क्या और कितनी बार और कहाँ से मंगाते हैं। अब समझिए कि इस तरह का इंटेलिजेंस जुटाना कोई आसान बात नहीं है। तो जाहिर है कि वो एक दिन में नहीं हो सकता था, लेकिन ये सब डेटा जो है वो इकट्ठा करता रहा इजराइल, और उसकी एनालिसिस लगातार चलती रही। तो उसके आधार पर उसने टारगेट तय किया। वैसे आपको बता दें, आपको शायद पता भी होगा कि नसरल्लाह को मारने की कोशिश इजराइल ने 3 बार की। पहली बार जो है वो 2006 का जो युद्ध हुआ था उसमें किया था, वो एयर स्ट्राइक में बच गया। फिर उसके बंकर पर हमला किया, लेकिन वो उन्होंने जो बम गिराया, मिसाइल गिराई, वो उसको बंकर को तोड़ नहीं पाई, तो बच गया। इस बार बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं, मिसाइल्स जो हैं, वो अमेरिका से लिए इजराइल ने, और उसके बाद जो है लेबनान के लोगों के ही नहीं, नसरल्लाह के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। और जब एग्जैक्ट देखिए, इंटेलिजेंस में बड़ा महत्वपूर्ण होता है 2 चीज़ें। एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इस तरह से, जैसे हम लोग सुनते हैं कहीं पहले जब बॉम्ब ब्लास्ट होता था अपने देश में, आमतौर पर होता रहता था, हर शहर में होता रहता था, कि आईबी ने कहा कि हमने तो जो है इंटेलिजेंस दी थी, हमने बताया था, और पुलिस मना कर देती थी कि भाई आप जिस तरह का जनरल इंटेलिजेंस देते हैं कि नॉर्थ में कहीं पर किसी शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होगा, तो इस पर हम क्या एक्शन लें। जब तक कि ये जानकारी नहीं होगी कि कौन सा ग्रुप करने वाला है, तो ग्रुप का नाम पता चलता है तो मालूम होता है उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से वो विस्फोट करता है, इसके बारे में पता चलता है। किस शहर में स्लीपर सेल कहाँ बनाया हुआ है, किस तरह के लोग हैं, इस तरह का जब तक इनपुट नहीं मिलता है, इंटेलिजेंस नहीं मिलता है, तब तक जो है पुलिस या जो है जो भी एंटी टेरर स्क्वाड है वो काम नहीं कर पाते। इजराइल की जो है जासूसी एजेंसी मोसाद, शबाक और उनकी आर्मी की इंटेलिजेंस यूनिट है 8200, इन तीनों ने मिलकर ये इंटेलिजेंस इनपुट जमा किया, उसकी एनालिसिस की, और उसके बाद तुरंत ऐसा नहीं कि ये सब इंटेलिजेंस इकट्ठा कर लिया और उसके बाद अटैक कर दिया सीधे। पहले क्या हुआ, सरप्राइज़ का बड़ा असर होता है राजनीति में भी और युद्ध में भी। पेजर अटैक, जिसकी कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी कि पुरानी टेक्नोलॉजी है,
इससे कोई सर्वेलेंस हो ही नहीं सकती है, इंटरनेट इस तरह से है नहीं, ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो इजराइल चाहे भी, और हिजबुल्लाह ने, उनकी बड़ी सख्त हिदायत थी कि एक मोबाइल फ़ोन के कारण जो है अटैक हुआ था, उसके बाद कि कोई भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेगा, वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो पेजर का इस्तेमाल करने लगे। तो आप अपने दुश्मन से जब 2 कदम आगे होते हैं तब जीतते हैं। दुश्मन के अगर पीछे पीछे चलते हैं तो उसको थोड़ी बहुत चोट पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसका सफाया करने में आपको हमेशा दिक्कत आती रहेगी। इस समय इजराइल वही कर रहा है। वो सफल होगा नहीं होगा ये समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से इजराइल काम कर रहा है, तो उससे जो इजराइल की संसद में कहा गया, जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान को चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पहुंच न सकें। तो हमारी पहुंच से बाहर ये मत समझिएगा कि कोई इलाका है। और उधर अमेरिका ने चेतावनी दी है ईरान को कि अगर उसने बदले की कार्रवाई में अटैक किया, इजराइल पर कोई हमला किया, उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। तो अमेरिका ने बड़ा साफ कर दिया है कि अमेरिका इजराइल के साथ है। और आज ही सुबह की खबर है कि इजराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस लेबनान में उतार दी है। बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, उस स्तर पर नहीं है जैसा 2006 में जब युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में, जो 1 महीने चला था, उस पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर। और ये करने से पहले उसने अमेरिका को बता दिया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो अमेरिका को पता है कि इजराइल ये करने जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से बयान जारी करके बाकायदा कहा गया है कि इजराइल जो कर रहा है वो आतंकवाद से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहा है और दुनिया में आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। मतलब इजराइल और अमेरिका इस मुद्दे पर एक साथ हैं। अमेरिका इजराइल एक साथ हैं तो आप मानकर चलिए कि लगभग पूरा यूरोप भी साथ है। और अरब देशों की दुनिया में एकदम सन्नाटा है। कोई न तो लेबनान के समर्थन में आया है और न ही हिजबुल्लाह के समर्थन में आया है, न ईरान के समर्थन में खुलकर कोई बोलने को तैयार हुआ है। ईरान की ओर से सिर्फ इतना कहा गया है कि इसका बदला लिया जाएगा। ये तो जब हानियों को मारा था तब भी कहा गया था, और ये जब पेजर ब्लास्ट हुए थे, पेजर ब्लास्ट, उसके बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट, ये एक सीरीज़ थी। तो पूरा जो कमांड सेंटर था और जो उसके प्रमुख लोग थे हिजबुल्लाह के, जो टॉप लीडरशिप थी, उसको पहले ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद नसरल्लाह को मारा, कोई कुछ नहीं कर पाया। और नसरल्लाह को मारने के बाद अब ग्राउंड फोर्सेस लेबनान में उतार रहा है इजराइल। तो अब सवाल यह है कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बारे में 2 तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। एक ये कहा जा रहा है कि इजराइल को लग रहा है कि यही सबसे अच्छा मौका है। उसके सरप्राइज़ अटैक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करके उसने किया, पेजर का, फिर वॉकी टॉकी का, उसके बाद नसरल्लाह को मारने का, और फिर उसके पूरी जो लीडरशिप है उसको ख़त्म करने का, तो सबसे कमज़ोर है इस समय हिजबुल्लाह, लेबनान, और उनको पीछे से जो समर्थन देता है, जो असली ताकत है, ईरान। ऐसे में वो ग्राउंड टेस्ट करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री ताकत कितनी बची हुई है। एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि ग्राउंड फोर्सेस के जरिए, और अमेरिका ने अपने कई हज़ार सैनिक जो है वो इजराइल की मदद के लिए भेज दिए हैं, और उसका एयर सपोर्ट तो है ही। तो एक तो टेस्ट करना चाहता है कि हिजबुल्लाह के पास कितनी सैन्य ताकत बची हुई है, उसके आधार पर आगे का एक्शन तय करेगा इजराइल। दूसरी थ्योरी ये कही जा रही है कि अब इजराइल साउथ लेबनान में एक बफर जोन क्रिएट करना चाहता है। तो उसके लिए ये अटैक जो है आने वाले दिनों में इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है, हालांकि अभी छोटे स्तर पर हो रहा है। लेकिन उसको मालूम है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनकी 30,000 की है स्पेशल फोर्सेस, जो उस इलाके के चप्पे चप्पे को जानती है, जिसको कहते हैं बैक ऑफ द हैंड की तरह जो है वो जानते हैं उस इलाके को। तो इजराइल की ट्रूप्स जो हैं और उनका इंटेलिजेंस पहले से करता रहा है, वो भी
पूरे इलाके को समझने की, जानने की, और ये टेस्ट कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह की ताकत कितनी बची है, ताकत से, मिलिट्री ताकत से ज़्यादा लड़ने का मादा कितना बचा है। युद्ध में इसका बहुत महत्व होता है, बल्कि मेरा मानना है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि युद्ध हथियार से नहीं है, हथियार के पीछे जो हाथ होते हैं उनके जज्बे से होता है, उनके हौसले से लड़ा जाता है। तो एक तो ये टेस्ट कर रहा है। दूसरा, जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि अगर इजराइल बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो ये उसके लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बफर जोन आप क्रिएट तो कर लेंगे, लेकिन उसको बचाए रखने के लिए ग्राउंड पर आपको लगातार अपनी मिलिट्री तैनात रखना पड़ेगा, इसका खर्च आएगा। तो अल्टीमेटली युद्ध में जो निर्णायक फैक्टर बनता है आखिर में, वो होता है किसकी पॉकेट में कितना दम है, यानी आर्थिक रूप से कौन इसको बर्दाश्त कर सकता है, कौन इसको जो है वो आगे बढ़ा सकता है। इससे जो नुकसान हो रहा है, युद्ध में नुकसान जो है दोनों पक्षों का होता है, एक का ज़्यादा एक का कम। तो इस नुकसान को बर्दाश्त करने की क्षमता किसमें ज़्यादा है। तो इजराइल ने ग्राउंड फोर्सेस जो भेजी हैं, ग्राउंड ऑपरेशन तैयार किया है, उसमें अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजी हैं और उनके जरिए वो हिजबुल्लाह की ताकत को आजमाना चाहता है। और इजराइल जो बार बार सार्वजनिक रूप से भी बोल रहा है और उसकी जो तैयारी लग रही है और जिस तरह से एक्शन ले रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देना चाहता है, हमेशा के लिए तबाह कर देना चाहता है। लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करना बहुत आसान नहीं है। अब सवाल ये है कि ईरान क्या करेगा। ईरान को कहीं से समर्थन मिल नहीं रहा है, कम से कम खुले रूप से तो कहीं से नहीं मिल रहा है। इजराइल के साथ कौन कौन है ये खुले रूप में सामने है। तो इजराइल ज़्यादा ताकतवर वैसे भी दिख रहा है, समर्थन की दृष्टि से भी, और हिजबुल्लाह का समर्थन करना ईरान के लिए और ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आप एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। आप अभी तक उनको जो है हथियार देते रहे, पैसा देते रहे, उनका समर्थन, एक तरह से आपकी एक कहें तो आपका हरावल दस्ता था हिजबुल्लाह, था क्या है। अब जो तैयारी है इजराइल की कि हिजबुल्लाह को फिर से खड़े नहीं होने देना है, और ईरान में इतनी ताकत नहीं है। उसको मालूम है कि अगर इजराइल पर अटैक किया तो दुनिया भर में उसके खिलाफ माहौल बनेगा। अमेरिका और यूरोप ने पहले ही सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है। और अगर उसने अटैक किया इजराइल पर तो उसके बाद जो है खुलकर ये सब देश सामने आ जाएंगे। इजराइल को हथियारों की सप्लाई, पैसे, इन सब की कोई दिक्कत नहीं होगी, और हौसले की और जज्बे की तो वहाँ कोई कमी है ही नहीं। तो इजराइल से लड़ना जो है वो ईरान के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इजराइल को मालूम है कि अल्टीमेटली उसको ईरान पर हमला करना ही पड़ेगा। अगर हिजबुल्लाह की जड़ काटनी है तो उसके लिए उसको ईरान को वो छोड़कर या ईरान की उपेक्षा करके ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह की ताकत असली जो है वो ईरान से आती है। तो आने वाले दिनों में युद्ध की जो स्थिति है, ये जो आक्रामकता है, ये और बढ़ने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल के लिए जितना आसान हमास को ख़त्म करना था, उसके नेटवर्क को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना जितना आसान था, हालांकि वो भी आसान नहीं था। उन्होंने बड़े बंकर्स की श्रृंखला बना रखी थी और उन बंकर्स में रहते थे। अस्पतालों का इस्तेमाल किया, स्कूलों का इस्तेमाल किया, जिनमें आतंकवादी रहते थे और हथियार रहते थे। तो इजराइल ने इस्तेमाल किया AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उन आतंकवादियों की पहचान पहले कर चुके थे, उस AI के हिसाब से उन्होंने ये पता लगाया कि वो कहाँ है। तो AI ये नहीं बताता कि वो जहाँ छिपे हुए हैं वो अस्पताल है कि स्कूल है। तो इजराइल ने टारगेटेड हिटिंग शुरू किया। उसमें बहुत सारे हमास के लोग, हमास के चीफ को तो ईरान में घुसकर मार दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो भी पेजर अटैक का शिकार हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि AI के ज़रिए जो है वो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग थ्योरी है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी सुरक्षा में कोई हो नहीं सकता था जितनी सुरक्षा में हानिए था। ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनकी सुरक्षा में था।
और ईरान की क्या हालत है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि उनके जो सबसे बड़े नेता हैं अयातुल्ला खुमैनी, उनको एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया गया है। ईरान को हर समय हर पल ये डर है कि इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है। दरअसल ये डर ज़्यादा असर करता है। इजराइल जब एक बार हमला कर देगा तो फिर ये डर नहीं होगा कि किसी भी समय हमला कर सकता है। तो किसी भी समय हमले का डर जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ज़्यादा ख़ास तौर से मनोवैज्ञानिक रूप से आप पर हमेशा हावी रहता है। तो पेजर अटैक से जो शुरू किया, पेजर ब्लास्ट से इजराइल ने, वो एक दहशत का माहौल हिजबुल्ला और लेबनान और ईरान में भर दिया है। उनको लग रहा है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है। घर में कुछ भी छूने, कुछ भी खरीदने से पहले बाज़ार से हर जगह, और दुनिया भर में उसका असर हुआ है। दुनिया भर में एक मन में लोगों की आशंका पैदा हो गई है सप्लाई चेन को लेकर कि कहाँ कौन पेनिट्रेट कर जाएगा, कौन इन्फिल्ट्रेट कर लेगा, कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों की नज़र चीन में बनने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उन पर है कि ऐसा तो नहीं वहाँ से ऐसा हो सकता है। तो होगा नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आशंका लोगों के मन में हो गई है। इजराइल ये कर सकता है, इसकी कल्पना दुनिया में मुझे नहीं लगता किसी को थी। और जिस प्लान ढंग से किया उन्होंने, मरने की खबर तो आ रही कि 37-38 लोग ही मरे हैं, लेकिन 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और आपके सामने, चेहरे के सामने, आपके हाथ के सामने अगर पेजर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो आप अगर घायल हुए हैं तो आप मान कर चलिए कि उसके बाद आप किसी काम के बचते नहीं हैं। इस तरह का अटैक वो होता है। उन पेजर्स का इस्तेमाल हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स कर रहे थे। इसलिए हिजबुल्ला का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे लगता है इजराइल और हिजबुल्ला, हमास, लेबनान, ईरान, इनका जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें सबसे मारक हमला जो है इजराइल ने इस बार किया है। वो नहीं चाहता कि 2006 में जैसा हुआ था, 1 महीने युद्ध चला और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, उस तरह की स्थिति आए। तो वो आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, ग्राउंड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे देशों का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उनसे इनपुट ले रहा है और लोकल लेवल पर अपने इन्फॉर्मर्स तैयार कर रहा है। नसरल्ला को मारने में बड़ी भूमिका जो स्थानीय स्तर का खबरी था, कहते हैं कि वो ईरानी नागरिक था, उसने खबर दी थी कि ये नसरल्ला जो है अपने बंकर्स में अपने टॉप लोगों से मीटिंग के लिए, एक गुप्त बैठक के लिए जा रहा है। और वो एग्जैक्ट खबर दी कि इस समय वो निकल रहा है बंकर में जाने के लिए। नसरल्ला पिछले कई सालों से सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आता। 3-4 ऐसे मौके मुश्किल से आए होंगे जब वो बाहर उसको देखा होगा किसी ने, अन्यथा वो बंकर्स में, और कंक्रीट बंकर्स ऐसे जो पिछली बार जिनको तोड़ नहीं पाया इजराइल, इस बार जो उन्होंने बम इस्तेमाल किए वो बंकर बस्टर कहे जाते हैं। मजबूत से मजबूत बंकर को तोड़ने में सक्षम होते हैं। उनसे जो बंकर्स की श्रृंखला थी उसको तोड़ने का काम किया, जो जिस तरह से गाज़ा में हमास पर किया। तो इजराइल का अगला कदम क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है इजराइल जो है वो फाइट टू फिनिश के मूड में है कि अगर अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा को स्थायी बनाना है तो ये जो बीमारी है आतंकवाद की, हिजबुल्ला हमास के नाम की, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर इसके समर्थन में खड़ा रहता है ईरान, तो फिर ईरान भी इजराइल के हमले की जद से बच नहीं पाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, किस तरह के रिपरकशन होंगे, वो सब बाद की बात है। लेकिन जो लक्ष्य लेकर चल रहा है इजराइल और जिसका उसको समर्थन मिल रहा है दुनिया भर से, वो यही है कि आतंकवाद को ख़त्म करना है, अपने लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अब कोई देश ये नहीं कह सकता कि आप अपने देश के लोगों के, अपने नागरिकों की सुरक्षा को भूल जाइए, या ये भी नहीं कह सकता कि आप आतंकवादियों का साथ दीजिए। तो इजराइल को अगर आप देखें तो मॉरल ग्राउंड पर भी वो हाई मॉरल ग्राउंड पर खड़ा है। तो ईरान के लिए, ईरान की जो आर्थिक स्थिति हो रही है और
पहले हानिये, फिर नसरल्ला के मारने के बाद और हिजबुल के टॉप कमांडर्स को मारे जाने के बाद जो इसकी स्थिति हो गई वो एक्सपोज हो गया है एक तरह से। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान ईरान का इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसके बावजूद वो रिटेलिएट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके इजराइल ने एक और संदेश दे दिया है, हिजबुल्लाह को ही नहीं, ईरान को भी। वही जो उनके प्रधानमंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जो इजराइल की पहुंच से बाहर हो, जहां आकर हम अपने लोगों की सुरक्षा न कर सकें, जहां आकर हम आतंकवादियों को मार न सकें। और अमेरिका ने क्या चेतावनी दी है मैं आपको बता ही चुका हूं। आने वाले दिन बड़े कठिन होने वाले हैं। ये मामला केवल इजराइल, लेबनान, हिजबुल्लाह, ईरान के बीच नहीं रहेगा। इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है, ख़ास तौर से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कह रहा हूँ। तो ये युद्ध एस्केलेट होगा या फिर ईरान को समझ में आएगा कि अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इजराइल से निपट सके। वैसे भी ईरान ने कोई ऐसा युद्ध लड़ा नहीं है। ईरान इराक युद्ध जो है 1 दशक तक लगभग चला था और उसमें अमेरिका ईरान के साथ था, इराक के खिलाफ था, इसलिए उसमें ईरान की उस तरह हार नहीं हुई। आज अमेरिका ईरान के साथ नहीं खड़ा है। अमेरिका का क्या लक्ष्य है या क्या उद्देश्य है, वो ईरान में रिजीम चेंज चाहता है और इजराइल जो कर रहा है उससे उसको मदद मिलेगी। और अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है तो आप मानकर चलिए कि यूरोप भी चाहता है। तो ये पूरी परिस्थिति जो जियोपॉलिटिक्स की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाले दिनों में। तो इस अंक में इतना है। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।